अब ये प्रोग्राम तो कर लिए हैं हम लोग, अब रेकरेंस रिलेशन पर आते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोग्राम को मिटाते हैं थोड़ा। अभी प्रोग्राम तो देख ही लिए हो सब। एक प्रोग्राम को सही से समझ जाओगे, फिर डिवाइड एंड कनकर में कभी भी दिक्कत नहीं हो, चाहे कैसा भी कोड क्यों ना हो, क्योंकि इसमें सब स्टेप भी था और बहुत आसान से समझाए भी है, और स्लोली समझने का यही बेनिफिट हुआ कि अब कभी भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान लगेगा ये चीज। अब देखो इसको देखते हैं। अच्छा देखो, बिगो वन यहाँ है, बिगो वन यहाँ है, बिगो वन यहाँ है, ये तीनों कांस्टेंट है। ये तीनों कांस्टेंट को जोड़कर एक ही जगह बिगो वन लिख सकते हैं ना? क्या तीन कांस्टेंट है, सी रहे या फिर 3C रहे, बात इक्वल है। कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है। तीन कांस्टेंट को जब जोड़ेंगे, सिंपल जान लो, कांस्टेंट को अगर कांस्टेंट टाइम्स जोड़ते हैं तब वो कांस्टेंट ही रहेगा। लिख लो यहां पर लिख लो क्या। अच्छा इसको यहां ये लिखो, इस साइड में इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, यहां लिख लो इफ वी ऐड कांस्टेंट number of times, then also result is constant। अगर हम लोग कांस्टेंट्स को, कुछ कांस्टेंट्स को 1 या 2 4 10 जो भी, उसको अगर कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स ही ऐड करते हैं तब देन ऑल्सो रिजल्ट इज कांस्टेंट। समझ रहे हो? अब इसमें क्या है, एक और चीज क्या है, इफ वी ऐड कांस्टेंट्स function number of times then it becomes function। क्या है? if we add constant number of times, अगर कांस्टेंट को कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करते हैं then also result is constant, तब रिजल्ट कांस्टेंट होगा। लेकिन if we add constants function number of times then it becomes function। कैसे? या इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल हो गया 2C + 5C कितना हो गया? 7C इक्वल टू C, एक ही C होगा। ये इसका एग्जांपल क्या है? C + C + C + अच्छा ऐसे ही लिखो log n टाइम्स। अगर log n टाइम्स C को अगर ऐड कर देते हैं तो बन जाएगा क्या? log n into C इक्वल टू log n। फंक्शन बन गया ना? कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, लेकिन log n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो log n टाइम्स जब ऐड करेंगे तब ये कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, तब फंक्शन का रूप ले लेगा ये। लेकिन हम 2 बार 5C 2C और 5C को ऐड किए, तब क्या है? कांस्टेंट टाइम्स 2 ही बार ऐड किए ना, चाहे 10 बार करें या 20 बार करें, जो भी कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स अगर करेंगे तो क्या हो गया? 7C मतलब C बना कांस्टेंट ही रह गया हो। तो अब वही चीज है यहाँ भी,
यहाँ बिगो 1 है, कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट को एक सी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको अब यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे Tn इक्वल टू 2Tn/2 प्लस C। यही फॉर्मूला हो गया ना, मेन जो हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे शॉर्ट में क्या सॉल्व करता है? मास्टर थ्योरम ना, मास्टर थ्योरम में सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहां पर a का वैल्यू क्या है? सबसे पहला जो सॉल्यूशन है हम लोग कैसे कर रहे हैं? सबसे पहला सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं मास्टर्स थ्योरम से। a का वैल्यू क्या है? देखो 2 है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू क्या है? 2 है। यहां लिख लेते हैं ऐसे, b का वैल्यू क्या है? 2 है। फंक्शन क्या है? c है। तो n पावर log a का वैल्यू कितना? 2, बेस कितना? b का वैल्यू भी 2, a 2 और b 2 है। n पावर log ऑफ a बेस b, a का 2, b का इतना हो गया। एक इसके बराबर क्या हुआ? log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। नंबर और बेस दोनों सेम है तो 1 हो गया। मतलब log 2 बेस 2 का वैल्यू 1 हो गया। मतलब इसके बराबर क्या आ गया? n आ गया। ये n आ गया ना। यहां पर क्या है? फंक्शन c है। तो n ग्रेटर देन फंक्शन हो गया ना। ये जो फंक्शन है, फंक्शन से ग्रेटर है n, मतलब कि आंसर क्या हो गया? आंसर थीटा ऑफ जो ग्रेटर है। तो आंसर क्या हो गया? यहां लिखेंगे Tn इक्वल टू थीटा ऑफ n। मतलब कि मास्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग n आ गया आंसर, थीटा ऑफ n आ गया है ना, मास्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखते हैं रिकर्सिव ट्री मेथड से क्या होता है इसमें। ठीक, तो रिकर्सिव ट्री मेथड में क्या होगा? n है जो n/2 में आता है, 2 पार्ट में n है। n कितना में गया? n/2 और n/2। फिर ये कितना में गया? n/2 n/2। ये भी ऐसे ही आया n/2 और n/2। यहां टाइम कितना लगा? c लगा। यहां पर c लगा है, यहां भी c लगा है। दोनों पार्ट के लिए, इसके लिए अलग से c लगा, इसके लिए अलग से c लगा। टोटल इस लेवल में कितना हो गया? 2c हो गया। फिर यहां पर देखो, यहां पर इसके लिए c लगा, इसके लिए भी c लगा, इसके लिए भी c, इसके लिए भी c, मतलब कि 4c हो गया। इस लेवल में क्या हो गया? 4c बराबर 2 पावर 2c। 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं। यहां पर क्या है? 2 पावर 1 लिख सकते हैं। यहां केवल c है, मतलब 2 पावर 0 लिख सकते हैं। फिर जब इसके करेंगे, 4 यहां पर है, 2-2 पार्ट करेंगे। जब सबका 2-2 करेंगे, नीचे में 8 हो जाएगा ना, 8 आएगा ना सबके लिए c, मतलब कि यहां पर 8c आएगा। 8c बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब इंटू c, यही लिखेंगे ना। मतलब पैटर्न क्या है? 2 पावर 0c, 2 पावर 1c, 2 पावर 2c, 2 पावर 3c। सबको ऐड करेंगे ना। सबको ऐड करने के लिए क्या करेंगे? 2 पावर 0c प्लस 2 पावर 1c प्लस 2 पावर 2c प्लस 2 पावर 3c प्लस लेकर जाएंगे कहां तक? 2 पावर kc। 2 पावर k मतलब क्या? जब एकदम स्मॉल प्रॉब्लम हो जाए, जहां रुक जाए, मतलब कि 0 1 2 3 ऐसे जा कहां तक जाएगा? ऐसे कहां तक जाएगा? 2 पावर k तक जाएगा। तो जब 2 पावर kc तक जाएगा, यहां पर तो देखो 0th लेवल में 0 आया, यहां पर एक और लेवल बढ़े 1 आया, एक और लेवल 2 आया, एक और लेवल 3 आया। मतलब k टाइम से जब करेंगे ये चीज, जब फर्स्ट टाइम n को डिवाइड किए हैं तो पावर 1 है, सेकेंड टाइम जब डिवाइड किए n को, यहां पर n/2 स्क्वायर हो गया,
n/2 का स्क्वायर सब में हो गया, क्योंकि n/2 पहले से था, इसको बाई 2 कर देते, n/2 का स्क्वायर बन गया। तो जब 2 स्क्वायर यहाँ आया तो यहाँ भी 2 स्क्वायर बन गया, यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ से 2 से, यहाँ 2 का क्यूब से डिवाइड करें, क्या हो जाएगा यहाँ पर n/2 का क्यूब, 2 का क्यूब से डिवाइड किए, 2 का क्यूब यहाँ हो गया। मतलब कि ऐसे ही करते करते n/2 पावर k से जब डिवाइड करेंगे तभी ना 2 पावर k आएगा यहाँ पर। तो n/2 पावर k है, n/2 पावर k किसके इक्वल होगा? सिंपल जानो कि n/2 पावर k जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा? इक्वल टू n/2 पावर k इक्वल टू 1 करेंगे ना, 1 या 2 कुछ भी करेंगे। लास्ट मान लो छोटा प्रॉब्लम 2 है तो 2 पर करेंगे, मान लो 1 पर ही करते हैं, एक आगे पीछे होगा तो 1 आया। मतलब कि k इक्वल टू क्या होगा? दोनों 2 पावर k इस साइड चला जाएगा, n इस साइड आएगा, log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ 2 पावर k, k बाहर आएगा log से, k इक्वल टू क्या होगा? k इक्वल टू log ऑफ n, यही होगा ना। समझ रहे हो बात को? इसका ये बताया हुआ सब चीज है। जब रेकरेंस रिलेशन जब सॉल्व कर रहे थे उसमें सब कुछ बताए हैं। जो लोग नहीं समझे हो एक बार उसको देख लेना, रिवाइज कर लेना, समझ में आ जाएगा। n/2 पावर k, 2 पावर k कोई साइड लेकर जाते हैं, log लेते हैं दोनों साइड में, k इक्वल टू log n आएगा। ठीक, अब देखो क्या हो गया यहाँ पर, k इक्वल टू log n आया है, मतलब कि c को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा? 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस ऐसे जाते जाते 2 पावर log n, यही बनाना, 2 पावर log n ही बनाया ना। ये क्या है? जीपी सीरीज है ना, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, r का वैल्यू क्या है? r का वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, r का वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू r पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है ना जीपी सीरीज का। क्या करेंगे? c यहां लेंगे, यहां देखो पहले इस साइड में ऐसे डिवाइड करते हैं इसको, यहां पर c लेंगे तो क्या होगा? c इंटू a क्या है? 2 पावर 0, 1 हो गया, इंटू r पावर n, r कितना है? 2 है, n कितना है? log n, log n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r कितना है? 2 माइनस 1, यही हुआ ना। 2 पावर log n है ना, तो 2 पावर log n बेस 2 था। देखो यहाँ पर n/2 पावर k इक्वल टू 1 किए थे तो बेस 2 होगा यहाँ log n का, यहाँ log n का बेस कितना है? 2 है। वही चीज यहाँ भी बेस 2 है, तो अगर ऐसा रहे तो log का क्या प्रॉपर्टी है? जो इस नंबर को और ये जो नंबर है log का, ये दोनों के पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? n को यहाँ लाएंगे तो n को यहाँ ले आए और ऊपर क्या चला गया? log, यहाँ 2 चला गया, ऊपर हो गया log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 कितना बन गया? 1 बन गया, मतलब केवल n बच गया। मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो गया? n हो गया ना, इसका वैल्यू n हो गया ना, ये पूरे का वैल्यू क्या हो गया? n हो गया, मतलब इसका वैल्यू n हो गया। अब इसको फिर से लिखते हैं, इसको आराम से समझते रहना, ठीक ना, बहुत आसान है, इसलिए दोनों मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। जानकर एक बार देख लो, रिकॉल हो जाएगा सब चीज। क्या हो गया? c इंटू 1 ऐसे ही खत्म हो गया, यहाँ भी नीचे में 1 है, ऊपर में क्या आ गया? इसका वैल्यू n माइनस 1, मतलब क्या हो गया? बीगो ऑफ n बोल सकते हैं, n इंटू सी माइनस सी, माइनस 1 प्लस 1 देखेंगे नहीं, बीगो ऑफ n लिख दिए। यहाँ क्या है? थीटा ऑफ n है, तो थीटा ऑफ n अगर है तो बीगो ऑफ n भी तो होगा ही ना। ऐसे थीटा होने के लिए बीगो और ओमेगा दोनों होना चाहिए, थीटा होने के लिए बीगो और ओमेगा दोनों होना चाहिए। लेकिन अगर थीटा है तो बीगो तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि थीटा है तो बीगो और ओमेगा दोनों ही है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ ओमेगा भी लिख सकते थे थीटा के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो गया? बीगो n आ गया। अब ये तो कर लिए सॉल्व। अब एक और तरीका क्या था? ये क्या, कौन सा तरीका ये है? ये है रिकर्सिव ट्री
मेथड, रिकर्सिव ट्री मेथड है। समझ गए अच्छे से। अब एक और क्या तरीका है, मास्टर थ्योरम हो गया, रिकर्सिव ट्री मेथड हो गया, एक और है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि फंक्शन को बार बार सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितना आता है, दोनों में याद रखना, थीटा ऑफ एन, वहां बिगो एन आया है, मतलब आंसर है जो एन आ रहा है अभी तक। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम को देख लो, तीनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये चीज रिकॉल भी हो जाएगा, रिकंसिलिएशन सॉल्विंग, उसके बाद आगे का हम लोग देखेंगे। ए रिकर्सिव ट्री मेथड हो गया और मास्टर थ्योरम, एक सब्स्टिट्यूशन का भी देख लेते हैं। अच्छा से समझो, कोई यार टफ चीज नहीं है, आसान चीज है। और ये तो अभी जो बता रहे हैं जो पहले से पढ़ा हुआ भी है, बहुत सारा इसके बेसिस पर क्वेश्चन किए थे हम लोग। रिकरेंस रिलेशन सॉल्विंग में क्वेश्चन तो हम लोग किए ही हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब देखेंगे क्या हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के अकॉर्डिंग, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, बार बार फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना था। कैसे करेंगे भाई, अब देखते हैं। यहां से लिखते हैं Tn इक्वल टू 2t n/2 प्लस c। अब हम लोग Tn/2 को एक्सपेंड करेंगे, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, Tn/2 को करना है केवल। Tn/2 कैसे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। Tn/2 बराबर क्या हो जाएगा, मान लो n/2 को x लेते हैं, तो tx बराबर क्या हो गया, 2t x/2, x क्या है n/2, बाई 2 करेंगे एक और, x ये हो गया बाई 2, यहां पर पावर हो जाएगा एक, प्लस क्या है c है, इसके लिए केवल एक ऊपर वाला प्लस आया c, यही आया ना। तो आप जब ये किए, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको सॉल्व करके, और 2 इंटू 2 यहां हो गया, मतलब कि 2 पावर 2, t यहाँ 2 इंटू 2 हो गया ना, 2 पावर 2, यहाँ t बच गया, t ऑफ n/2 स्क्वायर। ये 2 और n/2 स्क्वायर को नहीं मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ भी 2 है, कैंसिल कर देंगे, नहीं, ये t ऑफ इतना है। मल्टीप्लाई करोगे बाहर में तो केवल t में मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले में नहीं, अंदर का टर्म में नहीं मल्टीप्लाई हो सकता है, याद रखना। ऐसा नहीं कि अच्छा 2 स्क्वायर है, नीचे 2 स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिए, ये नहीं करना है। समझ रहे हो बात को, तो कुछ भी नहीं है, मतलब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है सॉल्व कर दिए, सही तरीके से सॉल्व करना है। तो n/2 स्क्वायर हो गया, प्लस ये c है ना, इसके साथ प्लस में है ना, लेकिन बाहर वाला 2 तो मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो गया, इंटू 2 हो गया, मतलब कि 2c हो गया, प्लस ऊपर का जो ऊपर से जो c आया था जो प्लस c रह गया है, वैसे ही। तो यहाँ के बाद एक स्टेप में इतना आया, फिर से एक बार सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या होगा, बाहर वाले को ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, 2 स्क्वायर तो पहले से ही है, इसको ले लेंगे कॉमन, इसके बाद क्या हो गया, t ऑफ x ये है मान लो, तो क्या लिखेंगे, t ऑफ x को क्या लिखेंगे, t ऑफ n को क्या लिखते हैं, 2tn/2 प्लस c, इसको भी ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे, t ऑफ x मान लो n/2 स्क्वायर है, t ऑफ x बराबर क्या करेंगे, 2 स्क्वायर को बाहर में कॉमन लिए हैं पहले वाले को, अब t ऑफ x को क्या किए, 2t x क्या है n/2 का स्क्वायर था, x/2 करना है, मतलब कि 2 का क्यूब बन गया, 2 का क्यूब बन गया ना, प्लस c, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस ऊपर से क्या है 2c प्लस एक और c, यही हुआ ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो इसके बाद में ए स्टेप है, इसके बाद में ए सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक, मेनली ए स्टेप है, ए स्टेप है, ए स्टेप ही है, बीच में कैलकुलेशन पार्ट एक आया है। अब इसको जब करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया, 2 क्यूब हो गया, 2 क्यूब इंटू टी है, तो टी के बाद क्या है n डिवाइडेड बाई
2 का क्यूब प्लस सी है ना, सी में बाहर वाला 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब अब सी क्या बन गया है 2 स्क्वायर सी प्लस ऊपर से ए आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, प्लस 2c प्लस सी। अब एक पैटर्न ऑब्जर्व करो इसमें और तीसरा स्टेप है इसमें, तीनों में एक पैटर्न को ऑब्जर्व करो आराम से। देखो क्या है 2t है ना, मतलब 2 पावर 1 रहा होगा यहाँ पर, n/2 पावर 1 रहा होगा, तो यहाँ पर भी केवल c आया है। जब ऐसा रहा है, जब पावर 1 रहा है तो केवल c आया है। जब यहाँ पर पावर 2 पावर 2 हो गया है, n/2 पावर 2 हो गया है, तब यहाँ 2c आया है। जो पावर है वही यहाँ भी c में आ रहा है, बाकी ऊपर का c ऐड होता रहा है, c से बढ़ रहा c के बाद 2c बढ़ गया है। फिर देखो 2 का क्यूब जब हुआ है, 2 का क्यूब जब हुआ है, n/2 क्यूब हुआ है, तो प्लस में 2 स्क्वायर c बन गया है, प्लस ऊपर से 2c और c आया है। मतलब कि यहाँ अगर हम लिखते हैं 2, इसका पावर 0 लिख सकते हैं, 2 पावर 0 तो ऐसे भी 1 होगा, 2 पावर 0 का वैल्यू 1 होगा इंटू c ही रह गया केवल। मतलब कि यहाँ जो पावर है 2 का, उससे एक कम पावर है यहाँ पर, मतलब इसका पावर a वाले 2 का पावर और a वाले 2 का पावर क्या है, इक्वल है, और c वाले का एक कम है। ठीक, यहाँ भी देखो, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ क्या है 2 का पावर 0 बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या है 2 पावर 3 है, यहाँ भी 2 पावर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 पावर 2 एक कम है, यहाँ पर 2 पावर 1, यहाँ पर 2 पावर 0 बोल सकते हैं। c कैसे बढ़ रहा है 2 पावर 0c प्लस 2 पावर 1c प्लस 2 पावर 2c, ऐसे ही बढ़ रहा है ना। यहाँ भी देखो 2 क्यूब हो गया, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, कब तक ये बढ़ेगा, जब तक ये इलिमिनेट ना हो जाए। इसका इलिमिनेशन का कंडीशन क्या था, जब n का वैल्यू स्मॉल हो। मान लेते हैं n का वैल्यू 1 हो तो स्मॉल हो, स्मॉल के लिए n का वैल्यू 1 हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 अगर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग स्मॉल बोलेंगे, n इक्वल टू 1 को स्मॉल बोलेंगे। ये चीज हम लोग डिफाइन किए हैं, क्यों, क्योंकि रेफरेंस रिलेशन जो रहेगा उसमें तो लिखा होगा ना n इक्वल टू स्मॉल प्रॉब्लम जो है उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू कुछ आना है। ठीक, n इक्वल टू 1 के लिए स्मॉल है तो उस केस में t ऑफ 1 इक्वल टू बिगो ऑफ 1 हो जाएगा। ये चीज हम लोग को पता है। ठीक, n का वैल्यू 1 है तो स्मॉल है, तो t ऑफ n मतलब t ऑफ 1 इक्वल टू बिगो 1, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ गया। ठीक, अब इसको कब जाकर खत्म होगा, जब t ऑफ ये जो n/2 पावर का समथिंग है ये खत्म हो जाए। ये खत्म कब होगा, जब ये पूरे टर्म का वैल्यू 1 आ जाए। इस पूरे टर्म का वैल्यू 1 कब आएगा, देखो यहाँ पर लिखकर n डिवाइडेड बाई क्या है 2 पावर 3, यहाँ 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, मतलब कि 2 पावर k अगर करते हैं तो मान लेते हैं कि 1 आ गया। अगर n/2 पावर k करते हैं तो मान एज्यूम करते हैं कि 1 आ गया। ठीक, तो क्या होगा यहाँ से n इक्वल टू 2 पावर k। अब दोनों साइड में लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ n इक्वल टू लॉग ऑफ 2 पावर k बाहर चला आएगा यहाँ पर, यहाँ log 2 बेस 2 ले लेंगे, अगर यहाँ भी बेस 2 लेंगे log 2 बेस 2 1 बन जाएगा। मतलब क्या हुआ k इधर रहेगा, k इक्वल टू लॉग n, k इक्वल टू लॉग ऑफ n बेस 2। ये वैल्यू आया ना k का, यहां से हम लोग k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक, कब जाकर इंड होगा, तो k के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखते हैं। एक बार कैसे लिखेंगे भाई, तो 2 पावर k, देखो 2 पावर 1 2 3 तो k तक गया, मान लो 2 पावर k इंटू t n डिवाइडेड बाई 2 पावर k, क्योंकि यहाँ भी 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 यही जा रहा है ना। मान लो 2 पावर k हो गया, प्लस इसके बाद क्या हो गया
यहाँ जो पावर है 3 है तो यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ तो -1 होता है ना, इससे एक कम होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, k है अगर, यहाँ हो गया 2 पावर k -1 एक कम, प्लस c लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में 2 पावर k -2c प्लस ऐसे ही जाते जाते 2 पावर 1c प्लस 2 पावर 0c। यही हो गया ना इक्वेशन। इक्वेशन ऐसा बन गया ना हम लोग का। अब सॉल्व करते हैं फिर से। k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू है log n। log n को पुट करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2 पावर log n 2 पावर log n t n बाई 2 पावर log n प्लस 2 पावर log n -1 प्लस 2 पावर log n -2। ऐसे करते करते c का वैल्यू कहाँ जाएगा, 2 पावर 0c, यही बनेगा ना। अब देखो 2 पावर log n जब है, यहाँ क्या है, बेस 2 है, ये सब में बेस 2 है, n कहाँ आएगा, n यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो बनेगा क्या, n पावर क्या बन जाएगा, log 2 पर गया, log 2 बेस 2, n पावर log 2 बेस 2 होगा, मतलब इसका वैल्यू कितना होता है, नंबर ऑफ बेस सेम है तो 1 हो गया, मतलब कि इसका वैल्यू केवल क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, केवल n आ गया, केवल n आ गया ना। उसके बाद n इंटू टी 1 हो गया, क्यों 1 हो गया, देखो 2 पावर log n बेस 2 है, फिर n यहाँ चला आएगा और 2 यहाँ चला जाएगा, फिर n बाई n होगा, n कैंसिल हो गया, टी 1 हो गया, प्लस अब इस साइड वाले को रिवर्स में लिखते हैं, मतलब क्या, लास्ट से शुरू करते हैं लिखना, c को कॉमन ले लो, सब में c है ना, देखो सब में c है ना, c को कॉमन ले लेते हैं, c को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस अप टू कहाँ तक, 2 पावर log n -1, यही बन गया ना। अब यहां पर लिखेंगे कैसे, n इंटू टी ऑफ 1 कितना है, टी ऑफ 1 क्या है, बिग O 1 होगा, मतलब कि n हो जाएगा, प्लस c इंटू क्या होता था यहाँ पर, ये देखो जीपी सीरीज बन गया ना, जहां पर r का वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर पावर n -1 डिवाइड बाई r -1, जो अभी जस्ट पहले किए थे हम लोग, रिकर्सिव ट्री मेथड में भी यही इक्वेशन आया था ना, c इंटू ऐसे करके आया था, यही बना था ना, वहां पर भी क्या आया था, n का वैल्यू ही लगभग आया था, n -1 या जो भी रहे, मतलब कि वैल्यू आई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 पावर 0 है, 2 पावर 0 कितना है, 1 हो गया, 1 इंटू आर पावर 2 पावर log n -1, 2 पावर log n -1 डिवाइडेड बाई 2 -1, यही वैल्यू हुआ ना। तो ये क्या होगा, n प्लस c इंटू 2 पावर log n -1, मतलब -1 है जब, इसका मतलब क्या है कि 2 पावर log n डिवाइडेड बाई 2 है, इसका मतलब यही है ना, 2 पावर log n का वैल्यू क्या हो गया, n हो गया, क्योंकि n और 2 एक्सचेंज करेगा पोजीशन, मतलब कि n बाई 2 है, -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 तो 1 ही हो गया, a बन गया, मतलब कि n प्लस n बाई 2 -1, यही हुआ ना। तो बन गया क्या, n प्लस n बाई 2 रफली बोलेंगे तो इंटू c, इसका मतलब क्या हो गया, n प्लस n बाई 2 इंटू c अगर लिख रहे हैं, मतलब n और n बाई 2 3n बाई 2, 3n बाई 2 मतलब क्या हो गया, बिग O ऑफ n, यही आंसर आया था ना। जब स्टार्टिंग में मास्टर थ्योरम से किए तब भी थीटा ऑफ n आया है, रिकर्सिव ट्री से किए तब भी बिग O n आया, और सब्स्टिट्यूशन से किए तब भी इतना ही आया। ये इसलिए सॉल्व किए, एक बार शो किए, जो जितना भी प्रॉब्लम है उसको अलग अलग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, रिकॉल हो गया कैसे डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना है।
तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए, अब देखो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था हम लोग फाइंड आउट कर लिए ना, बिगो एन आ रहा है, मतलब कि अलग अलग जो प्रॉब्लम होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम हम लोग डिवाइड एंड कनकर एल्गो से सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक रिकरेंस रिलेशन को लिखेंगे और उसको सॉल्व करके टाइम को फाइंड आउट कर लेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, रिकर्सिव ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और मास्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं। हम एक रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व किए हैं, सेम यही रिलेशन है Tn इक्वल टू 2Tn/2 प्लस C। सेम इसी को सॉल्व किए हैं, तीनों तरीके से सॉल्व किए हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी, रिकर्सिव ट्री मेथड से भी और मास्टर थ्योरम है उससे भी। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आया हम लोग को, बीगो एन या थीटा एन लिखेंगे। हम लोग को एक चीज मिल गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है ये देखते हैं। सिंपल सोचो, एक चीज सोचो, जो अभी क्या है Tn इक्वल टू 2Tn/2, मतलब यहां पर n है, यहां पर n/2 बन गया है। फिर n/2 अगले स्टेप में क्या बनेगा, n है, n बन गया n/2, n/2 क्या बनेगा n/2, इसका हाफ मतलब n/2 पावर 2, फिर इसके बाद क्या बनेगा n/2 पावर 3, फिर इसके बाद क्या बनेगा n/2 पावर 4। कब तक बनेगा, ये कब तक बनेगा, n/2 पावर k तक बनेगा, जब तक कि n/2 पावर k, देखो ये अलग चीज है, ये इधर का है, जब तक कि n/2 पावर k किसके इक्वल ना हो जाए, स्मॉल प्रॉब्लम के इक्वल ना हो जाए, जब तक कि स्मॉल प्रॉब्लम के इक्वल ना हो जाए। स्मॉल प्रॉब्लम क्या है, n लेस देन इक्वल टू 2, या तो n का वैल्यू 2 रहे या तो n का वैल्यू 1 रहे, कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लो मिनिमम क्या वैल्यू होगा n का, 1 होगा। मिनिमम वैल्यू के लिए देख लेते हैं, तो क्या है n/2 पावर k इक्वल टू 1, ए बन गया। यहां से क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 पावर k तो लिख सकते हैं, 2 पावर k को इस साइड में लाए, n इक्वल टू 2 पावर k। अब इसको लॉग लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग लेंगे जब तो बन जाएगा log n इक्वल टू लॉग ऑफ 2 पावर k, k यहां चला आएगा, 2 है बेस 2 लेते हैं, यहां भी बेस 2 लेते हैं, मतलब k का वैल्यू क्या बन गया, k का वैल्यू बन गया log n बेस 2 बन गया ना। तो k का वैल्यू बन गया है log n बेस 2। k कब हुआ है, जब फंक्शन वेनिश कर गया, जब t फंक्शन है जो खत्म हो गया। तो जब t फंक्शन खत्म हो गया है, मतलब कि रिकर्सन वहां जाकर इंड हुआ, टर्मिनेट हो गया, यही हुआ ना। जब फंक्शन t खत्म हो गया, एक्सपेंड होते होते खत्म हो गया, जब ये वैल्यू कितना बन गया, 1 बन गया, और t ऑफ 1 के लिए डायरेक्टली बिगो 1 है, ठीक, एक्सपेंड नहीं करना होगा। अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन 2 रहेगा तब तो इसको एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मेट में। अगर n का वैल्यू 1 और 2 आ जाएगा तो एक्सपेंड करना ही नहीं पड़ेगा। तो जब एक्सपेंड करना बंद कर देंगे, मतलब कि t है जो टर्मिनेट कर जाएगा, इंड हो जाएगा, t वेनिश कर जाएगा। इसका मतलब कितना स्टेप में वेनिश कर रहा है, वो कितना स्टेप में वेनिश कर रहा है, k स्टेप्स में। k का वैल्यू क्या है, log n है। मतलब कि अगर ऐसा ट्री बनाते हैं, ए जो रहेगा 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक रहेगा, के तक रहेगा, 1 2 3 ऐसे ऐसे के तक रहेगा, के में इंड हो जाएगा। तो हम पहले क्या बता चुके हैं, जब रिकर्सिव ट्री मेथड बताए थे, क्या बताए थे उस समय में, सिंपल बताए थे ना कि हर एक लेवल जो होता है ट्री का, हर एक लेवल के लिए एक ही स्टैक स्पेस चाहिए होता है, बताए थे ना।
जब फैक्टोरियल का देख रहे थे हम लोग, जब रिकर्सन का बेसिक में देख रहे थे, जब फैक्टोरियल की बात हम लोग किए थे, तो फैक्टोरियल में हम लोग देखे थे ना कि हर एक स्टैक के लिए हम लोग एक ही लेवल का यूज कर रहे थे। हर एक मतलब कि एक स्टैक स्पेस में, स्टैक का एक यूनिट स्पेस में एक लेवल सॉल्व हो रहा था, दूसरे वाले में दूसरा लेवल सॉल्व हो रहा था। किसमें? फिबोनाची वाले में। फैक्टोरियल में तो दो पार्ट में नहीं बन पाया था। फिबोनाची सीरीज जो हम लोग किए थे, यहां पर लिख लो, जब हम लोग फिबोनाची सीरीज कर रहे थे, उस समय क्या देखे थे? इस तरीके का ही बना था ना। अगर 10 था, अगर n यहाँ था तो यहाँ पर n-1, यहाँ पर n-2, फिर यहाँ पर -1 -2 ऐसे से करते चले गए थे, लास्ट में आया था। इसको जब हम लोग देखे थे स्टैक के फॉर्मेट में सॉल्व करके, तो क्या आया था? हर एक लेवल जो होगा ट्री का, जिसको एक यूनिट चाहिए होगा स्टैक का, मतलब जितना लेवल उतना ही स्टैक का यूनिट्स। तो यहाँ पर कितना लेवल? के लेवल, के स्टेप में वेनिश हो रहा है, मतलब कि इतना लेवल। एक के क्या हो गया? ये हो गया लेवल। के क्या हो गया? नंबर ऑफ लेवल्स। यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ लेवल्स हो गया। कितना? के लॉग एन। जितना नंबर ऑफ लेवल्स होगा वही हम लोग का स्टैक स्पेस होगा। मतलब कि ये क्या हो गया? ये हो गया स्टैक स्पेस। स्टैक स्पेस यही हो गया। तो हम लोग को क्या मिला? हम लोग के यहां पर मिला है, ब्लू पेन से लिखते हैं, लो रेड बहुत हो गया यहां पर, तो स्टैक स्पेस इक्वल टू कितना हो गया? जो के का वैल्यू है। के का वैल्यू क्या है? log n बेस 2। मतलब कि स्टैक स्पेस क्या हो गया? log n बेस 2। ये हो गया क्या? ये बन गया स्टैक स्पेस बन गया। अब इसके बाद क्या देखेंगे कि टोटल स्पेस इतना ही लगेगा क्या? टोटल स्पेस है ये, स्टैक का तो स्पेस इतना लगेगा, और भी कोई स्पेस लगेगा क्या? तो और भी क्या लग सकता है? एक इनपुट हम लोग लिए हैं, n लिए हैं पहले से, तो टोटल स्पेस का बात करते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं। अब अगर हम लोग टोटल स्पेस का बात करते हैं, तो एक इनपुट में पहले n साइज का एरे भी तो लिया हुआ है ना, तो n यूनिट वहां भी तो लगा है जब एरे लिए थे हम लोग। स्टैक ना हम लोग को लगा है log n का। तो अगर यहां पर लिखते हैं टोटल स्पेस इक्वल टू, तो क्या होगा? इनपुट प्लस स्टैक स्पेस, स्टैक स्पेस, या फिर स्टैक ही केवल लिखो, इनपुट प्लस स्टैक। स्टैक कितना है? स्टैक है log n बेस 2। इनपुट का कितना हो गया? इनपुट का n हो गया, n हो गया, n साइज है तो। और कुछ क्या लगेगा स्पेस में? कुछ और मान लो ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बन गया? n प्लस log n। कितना बन गया? बिगो n ही बन जाएगा। बिगर फंक्शन है वही होता है, बताए हैं स्टार्टिंग से ही। n है और log n है तो बिगो n बन गया। टोटल स्पेस है जो बिगो n हो गया। अब देखें कोई और भी स्पेस था क्या? कुछ और स्पेस था। जब प्रोग्राम हम बता रहे थे उसमें क्या बोले थे? हम बोले थे क्या? i लिखे थे, j लिखे थे। ऐसा वेरिएबल है ना, हम लोग स्पेस लिए होंगे ना, कहीं पर वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ होगा ना कहीं। प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं पहले, मतलब कि हम लोग स्पेस बनाते हैं। जब max1 बोले थे, min1 बोले, max2 बोले, min2 बोले, मैक्स था एक, मीन था एक। ये सब क्या था? ये सब कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा था ना।
मान लो इंटीजर को स्टोर करने वाला है, सब 2-2 बाइट लेगा, 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट, ये सब क्या लेगा, 2 बाइट ईच, 2-2 बाइट लेगा। क्योंकि इंटीजर अगर है, इंटीजर ही होगा, सब में इंटीजर ही तो था, नंबर था, इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए मेमोरी में 2 बाइट का लोकेशन चाहिए होता है इंटीजर को स्टोर करने के लिए। अभी जान लो, जो लोग जानते हो सही है, नहीं भी जानते हो तो जान लो, इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस चाहिए होता है। 2-2 बाइट सब ले लिया, कुछ कांस्टेंट टाइम्स ही है ना, 2 क्या है, कांस्टेंट है, कितना टाइम्स लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स, 8 × 2 16। यहां पर क्या लिखे थे, कांस्टेंट को अगर कांस्टेंट्स को कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम लोग लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो कांस्टेंट ही बन जाएगा। मतलब कि यहां पर प्लस सी भी कर लेंगे तब भी वो नहीं होगा, तो स्टैक स्पेस भी हो गया, स्टैक स्पेस भी हम लोग जान लिए यहां पर, और टोटल स्पेस भी जान लिए। मतलब कि मैक्स मिन के लिए हम लोग हर चीज जान लिए। टाइम लगा थोड़ा, क्योंकि पहला था ये डिवाइड एंड कनकर में पहला अलगो बता रहे थे, टाइम टेकिंग था, और हम जानकर आराम से बताए भी। नेक्स्ट वाले से नहीं इतना टाइम लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले से बेसिक चीज पहले ही पकड़ लोगे, सब पता होगा स्टेप कि स्टार्ट करेंगे स्मॉल को फाइंड करने से, अगर स्मॉल है तो उसका सॉल्यूशन का कोड रहेगा, उसके बाद में अगर स्मॉल नहीं है तो डिवाइड रहेगा, फिर कनकर रहेगा, फिर कंबाइन रहेगा, हर चीज पहले से ही पता होगा, तो ये चीज कोरिलेट हो जाएगा। एक प्रोग्राम को देखना जरूरी था। इसके नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट है पावर ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट है क्या, पावर ऑफ एन एलिमेंट, सेकेंड वाले में है, क्या है, पावर ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तभी इसको अच्छे से देख लो, मैक्स मिन को अच्छे से देख लो, ये समझ में आ गया, लगभग सब समझ में आएगा। डिवाइड एंड करने का एकदम बेसिक चीज है, इसमें हर चीज यूज हुआ है और एंड तक बताए हैं, इसको अच्छे से समझ लो, पूरा डिवाइड एंड करके समझ में आएगा। और एक और चीज जान लो कि एल्गोरिथम सब्जेक्ट में 1/4 वेटेज केवल डिवाइड एंड कनकर एल्गो का ही है। एल्गो और भी हम लोग देखेंगे, और भी एल्गो और भी अप्रोच हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा यूज हम लोग का जो गेट का सिलेबस में है उसमें डिवाइड एंड कनकर का है। समझ रहे हो बात को? इसलिए देख रहे हो क्या, पहला दिन से जो टाइम और स्पेस बता रहे थे अभी तक चलते आ रहा है ना। यही ब्यूटी है एल्गो सब्जेक्ट का, जो आज बताए हैं वो 10 दिन बाद भी यूज होगा आज का बताया हुआ। मतलब कुछ भी नया पढ़ेंगे, नया टॉपिक का नाम नया हो सकता है, लेकिन वहां पर हर चीज नया नहीं होगा, बहुत सारा चीज रहेगा जो पीछे से ही यूज होगा, जो पहले बता चुके हैं वही यूज होगा। एक सब्जेक्ट का ब्यूटी है। कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें क्या है कि हर एक नया टॉपिक आया, उसमें हर टर्मिनोलॉजी ही नया है, सब कुछ नया है। जैसे डीबीएमएस में देखोगे, हर चीज नया आएगा, क्वेरी जाएगा नया आ जाएगा, ट्रांजैक्शन आएगा नया आएगा, वहां हर टर्मिनोलॉजी ही चेंज होगा। लेकिन एल्गो में ऐसा नहीं होगा। एल्गो में जो आज पढ़े हो इंड तक वो काम आएगा, और इसलिए पढ़ना आसान रहता है क्योंकि पहले से कोरिलेट होते जाता है ना चीज। तो पहली बार टफ लग सकता है, फर्स्ट क्लास से है, पहला एप्लीकेशन बताए हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कुछ लोग को, जबकि बताए हैं बहुत आसान से ही। अगर कुछ ऐसा डाउट लग रहा है, फिर से जहां भी डाउट है वहां पर एक बार वीडियो को फिर से देखो, रिप्ले करो, बस वही पार्ट को समझ में आएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है, जान लो। इसको बिना समझे आगे मत बढ़ो, इसको अच्छे से समझ लो, ताकि इसके आगे का जितना भी एप्लीकेशन आएगा सब बहुत आसान से समझ में आएगा, और इसके आगे थोड़ा फास्ट भी होगा पढ़ाई।
इतना स्लो इसमें बताया है, इतना स्लो नहीं होगा वो, क्योंकि हम एज्यूम करेंगे क्या, जो बेसिक बताए हैं वो समझ गए हो। इसलिए इसको हर चीज पर हो एकदम ध्यान से देख लो इसको। बाकी नेक्स्ट में हम लोग पावर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ेंगे। पावर ऑफ एन एलिमेंट का बेसिक बताए थे कि ए पावर एन फाइंड आउट करना रहता है। ऐसे ए पावर एन दो इंटीजर दिया रहता है, एक ए का वैल्यू रहता है, एक एन का वैल्यू रहता है दिया हुआ, और ए पावर एन का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है। वो हम लोग डिवाइड एंड कनकर अप्रोच से एर्गो लिखकर करेंगे।